गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरडी मॉडर्न पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 9 का लेक्चर लेंगे और सोशल साइंस के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है इंडिया साइजेस एंड इट्स लोकेशन। देखिए, सोशल साइंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे अंदर ये होता है कि बस इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिए और क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद उसको रट लीजिए। आज हम इस चीज़ को एक नया कंसेप्ट के आधार पे समझेंगे। सोशल साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है और इसको पढ़ने के लिए एक लॉजिक की ज़रूरत होती है, एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। तो आज मुझे नहीं पता आप लोग पिछले क्लासेस में सोशल साइंस का क्या इम्प्रेशन लेके आए हैं, क्या सीखा है, लेकिन जब हम 9th क्लास से स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ही बेसिक क्लास है अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। और उस बेसिक को जब हम कवर करते हैं तो हमें सबसे पहले और सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो है अंडरस्टैंडिंग, कि हम किसी सब्जेक्ट को, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे वो सोशल साइंस हो, कितने अच्छे से ग्रास्प करते हैं। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, समझें कि कैसे चीज़ों को पढ़ा जाता है, कैसे उसको लिखा जाता है। एंड देन जो आप हमेशा आपका एक ही मोटिव रहता है कि नंबर्स स्कोर करने हैं, और नंबर्स स्कोर करने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है उस चीज़ को समझना। तो NCERT की ये बुक्स है क्लास 9th की, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया। इसका चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड इट्स लोकेशन के बारे में हम देखेंगे कि इंडिया जो हमारा प्यारा भारत देश है वो कहाँ पे, उसकी लोकेशन क्या है, क्या पूरे अर्थ पर हमारी लोकेशन क्या है, हमारे इंडिया की लोकेशन क्या है, कितना बड़ा है ये देश, कितना विशालकाय है ये देश, उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं SST पढ़ना, तो आप लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम होता है वो ये है कि आप इस बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट कीजिए। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फंडामेंटल थिंग जो आपको कोई नहीं बताता है, कि बुक्स को लाइन बाय लाइन पढ़िए। जो वर्ड मीनिंग नहीं आती है उस वर्ड मीनिंग को आप लिखिए, नोट डाउन कीजिए और उसकी हिंदी आप निकालिए कि इसकी हिंदी क्या होती है। तभी ये चैप्टर, तभी ये विषय आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, समझ में आएगा, और इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी आप देखेंगे, अपने आसपास होने वाली चीज़ों के बारे में देखेंगे। और अपने जिसे बोलते हैं कि आपको GK जनरल नॉलेज के बारे में क्या अवेयरनेस है, तो ये चैप्टर आपकी बेसिक फाउंडेशंस को यहीं से क्रिएट कर देता है। अगर आप इस चीज़ को अभी से नहीं समझेंगे तो नियर बाय फ्यूचर में जब भी कोई और क्लासेस होंगी सोशल साइंस की या हायर क्लासेस में, तो आप उस चीज़ को ग्रास्प करने में बहुत ही दिक्कत दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम डाल लेते हैं। हमारा टॉपिक है इंडिया, हमारी कंट्री का नाम, ऑफ कोर्स। साइज एंड लोकेशन, इसका लोकेशन क्या है। ये टॉपिक है हमारा इंडिया साइज एंड लोकेशन, चैप्टर 1 क्लास 9। यहाँ लिख लेते हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं, अपने प्यारे भारत की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें पता है कि इंडिया, जो इसमें लाइन भी लिखी हुई है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन वर्ल्ड। एंशियंट सिविलाइजेशन आप नोट डाउन इसको करते रहेंगे। पहला पॉइंट ही इसने बोल दिया है कि इंडिया इज़ एंशियंट सिविलाइजेशन। इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। देखिए, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, मतलब बहुत ही पुराना। ये इंडिया जो हमारा है ये कोई नया देश नहीं है, बल्कि बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराना देश है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता,
हमारा जो देश है इंडिया, वो बहुत ही प्राचीन सभ्यता है पूरे विश्व में। अगर हम बात करें तो इट अचीव्स मल्टी फैसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल, मतलब पिछले कुछ दशकों में हमारे जो इंडिया है उसने सामाजिक रूप में यानी सोशियो और इकोनॉमिक प्रोग्रेस वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुई है। ये नोट्स आप अपनी कॉपी में लिखते रहेंगे। सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है इंडिया की वो बहुत ही ज़्यादा है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, सर्विस सेक्टर हो जिसे हम आईटी के नाम से जानते हैं, हर जगह इंडिया ने बहुत ही उन्नति की है। पिछले हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आपने टीवी पे, न्यूज़ में हर जगह देखा होगा कि इंडिया जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी में, ख़ास तौर से इसरो का आपने देखा होगा कि हम लोग रॉकेट्स और जितनी भी बाहर जाने वाली, अर्थ से बाहर जाने वाली चीज़ें होती हैं उनको, सैटेलाइट्स वगैरह को हमने काफ़ी ज़्यादा तरक्की करी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसे हम R&D शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, ये सब इंडिया ने पिछले कई दशकों में बहुत सारी प्रोग्रेस करी है। अगर हमें इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है तो हमें इंडिया के बारे में पढ़ना होगा कि इंडिया ने किस तरीके से तरक्की करी है और पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में, विश्व इतिहास में इंडिया ने अपना नाम कमाया है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करने के बाद, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कुछ और पॉइंट्स क्या ऐड करा जा सकता है। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि इंडिया जो है वो हर क्षेत्र में बहुत ही तरक्की कर रहा है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री, हम यहाँ लिख लेते हैं, इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री। इंडिया जो है बहुत ही विशालकाय देश है, बहुत ही बड़ा देश है। अब हम कैसे इसकी लोकेशंस को बता सकते हैं? तो देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक अर्थ का डायग्राम हमारे माइंड में घूमना चाहिए। अर्थ का डायग्राम क्या होता है? हमें पता है कि जो अर्थ है वो कैसा है, गोल है, यानी कि स्फेरिकल है, इस तरीके से। सपोज करते हैं दिस इज द फिगर ऑफ अर्थ जो कि स्फेरिकल शेप में है। अब इस अर्थ को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। क्योंकि ये, जैसे कि हमने अपने डायरेक्शंस में देखा होगा कि हम चीज़ों को इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। इधर वाले हिस्से को, जो ऊपर जा रहा है उसको हम नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं, जो नीचे जा रहा है उसको हम साउथ डायरेक्शन बोलते हैं, इधर वाले डायरेक्शन को हम ईस्ट बोलते हैं, इधर वाले डायरेक्शन को हम वेस्ट बोलते हैं। इसी डायरेक्शन के आधार पे हमने अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है, और जो इससे नीचे वाला डायरेक्शन के आधार पे इसको हम क्या बोलते हैं, इस लाइन से नीचे क्या बोलते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर। यानी ये साउथ में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, साउथर्न हेमिस्फीयर। दिस लाइन जो इस अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोला जाता है इक्वेटर। इस लाइन को क्या बोला जाता है, इक्वेटर।
इक्वेटर एक ऐसी रेखा है, एक ऐसी लाइन है जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है, नीचे वाले हिस्से को साउथर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अब हमारा जो इंडिया है, अब हम देखेंगे कि हमारा जो इंडिया कंट्री है वो इस अर्थ में कहाँ पे लाई करता है। तो देखिए, किसी भी चीज़ की लोकेशन अर्थ पर बताने के लिए, लोकेशन मतलब उसकी जगह बताने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है लैटिट्यूड्स। अगर आपको किसी भी चीज़ की, अगर हमें अपनी भी लोकेशन बतानी, जैसे आप लोग अपना एड्रेस बताते हैं ना कि मेरा एड्रेस नोएडा में इस जगह पर है, तो उस एड्रेस को बताने के लिए आपको एक स्पेसिफिक मकान नंबर देना पड़ता है। मकान नंबर देने के बाद गली नंबर देना पड़ता है या उस सोसाइटी का नाम देना पड़ता है, और उसके बाद किसी एक पोस्ट ऑफिस का नाम देना पड़ता है। इन द सेम वे अगर हम अर्थ पर कोई लोकेशन को बताना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला है लैटिट्यूड्स और दूसरा है लॉन्गिट्यूड्स। ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए हमें दोबारा इस फिगर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब देखिए, लैटिट्यूड्स को हम इस तरीके से बोल लेते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सारी लाइंस जो बनाई जा रही हैं ये ओरिजिनल लाइंस अर्थ पर नहीं है, दे आर ऑल वर्चुअल लाइंस, जिसे हम बोल सकते हैं काल्पनिक, ऐसा माना जाता है। तो जो लाइंस लेटी गई हैं, इस तरीके से लेटी हुई लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड, इस तरीके से। ठीक है, लेटी हुई लाइंस को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। इसके नाम से ही पता कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेटी और लैटीट्यूड इज लेटी हुई लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, दीज आर ऑल हॉरिजॉन्टल इन नेचर, मतलब ऐसे लेटी हुई हैं, दैट आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स लाइंस आर वर्टिकल लाइंस, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने डिवाइड करना है। जो लाइंस वर्टिकल नेचर की होंगी उनको बोलेंगे हम क्या, लॉन्गिट्यूड्स, लंबाई के हिसाब से। तो अगर हमें किसी जगह की पोजीशंस को बताना है, इंडिकेट करना है, मान लीजिए ये पोजीशन बतानी है, तो ये दोनों लाइन जहाँ मिलती हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जहाँ मिलती है, इसी को हम बोलते हैं उसकी लोकेशन। इन द सेम वे इंडिया की लोकेशन बताने के लिए हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की ज़रूरत पड़ी। अब हम बताएंगे कि इंडिया कहाँ पर है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर है। दिस इज इंडिया, सपोज करते हैं हम लोग। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो इक्वेटर वाली लाइन यहाँ से गई है, जिसने नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड कर दिया है, इंडिया इसके ऊपर है। यानी हम के दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा इंडिया देश है वो कहाँ पर है, पूरा का पूरा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। तो एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है आपका कि इंडिया साउथर्न हेमिस्फीयर में है या नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। तो इस डायग्राम को देखते ही आप बता सकते हैं कि जो इंडिया है वो हमेशा कहाँ पर है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। तो इस डायग्राम को याद कर लेंगे और समझ लेंगे, अपनी कॉपीज़ में बना लेंगे। दूसरी चीज़ मैंने बोला कि एग्जैक्ट लोकेशन बताना पड़ता है हमें किसी देश का, कि उस कंट्री का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो अगर हम हल्का सा फिगर इंडिया को रफली ड्रॉ करते हैं तो किस तरीके का बनेगा, देख लेते हैं। दिस इज सपोज इंडिया। थोड़ा सा हमारा ड्राइंग जो है वो वीक है, ओके। सो ये हम सपोज कर लेते हैं, एग्जैक्ट फॉर्म पे नहीं है ये, बट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लेते हैं कि दिस इज इंडिया। थोड़ा सा इसको और करेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ओके,
सो दिस इज इंडिया सपोज कर लेते हैं, और दिस इज इक्वेटर। देखिए इक्वेटर को समझने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसको डाल दिया है 0 डिग्री। किसी भी जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए, लैटिट्यूड्स हो चाहे लॉन्गिट्यूड्स हो, हम क्या करते हैं, पहले 2 शब्द लिख लेते हैं, ठीक है, इसको समझने के लिए। मान लीजिए हमें लैटिट्यूड्स की लोकेशन बतानी है, तो ये सारे मैथमेटिकल्स में होते हैं। मैथमेटिक्स में कैसा होता है, पहले आप डिग्री बताएंगे, यहाँ लिख लीजिए डिग्री, उसके बाद आपको मिनट पता होना चाहिए, फिर आपको सेकंड पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपको बताना है कि इक्वेटर की जगह क्या है, तो आप बताएंगे 0 डिग्री, इसके ऊपर 0 के ऊपर एक गोला सर्कल बना देते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स डिग्री। मिनट्स, इसके ऊपर 0, और इसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड मिनट। एंड सेकेंड, तो इसको हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स। तो इक्वेटर की एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो गई, 0 डिग्री। साइंटिस्टों ने क्या करा कि इसको हमें 0 बोल दिया है, और इससे ऊपर इंक्रीज करेगा और इससे नीचे इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स। अब हम आ जाते हैं, इंडिया की लोकेशंस फाइंड कर रहे थे हम लोग। तो इंडिया की लोकेशंस के लिए हमें पता है कि दिस पॉइंट, ये इसका आखिरी छोर है साउथर्न हेमिस्फीयर में। हम यहाँ पे एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जैसे वहाँ पे बनाया था। तो इसका आखिरी छोर है ये, यानी आखिरी सिरा है। तो इसकी लोकेशन कितनी है, हम बोल सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ दिस इंडिया, मतलब यहाँ से इंडिया चालू हो जाता है। तो इसकी पॉइंट क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट्स। उसके बाद 8 डिग्री 4 मिनट्स, अब हम इस वाले हिस्से को नॉर्थ है, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्थ, इस वाले हिस्से को हम बोलेंगे साउथ। तो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ लिख लेंगे क्या, नॉर्थ। समझ में आ गया, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब ये हमारा हिस्सा, आप देखेंगे कि आखिरी पॉइंट जो है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इंडिया का आखिरी पॉइंट है, और इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट्स। ऊपर जब हम जाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, जम्मू एंड कश्मीर, हमको पता ही है। तो जम्मू एंड कश्मीर का पॉइंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ हो गई, तो इसका पॉइंट है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। देखिए हर चीज़ को लॉजिकली पकड़िए कि किस तरीके से काम हो रहा है। इंडिया की हम लंबाई बता रहे हैं, तो लंबाई हमने देखा कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जा रही है। इन द सेम वे हमें ये वाली लंबाई भी बतानी पड़ेगी कि इंडिया की चौड़ाई कितनी है, यानी ब्रेड्थ कितना है। तो हमने इस पॉइंट को पकड़ा और इस पॉइंट को पकड़ा। दिस पॉइंट इज गुजरात। इंडिया का सबसे आखिरी वाला कौन सा है स्टेट, तो हम बोलेंगे गुजरात। और सबसे इधर वाला कौन सा है, तो एक जगह पड़ता है, एक गांव पड़ता है जिसको हम बोलते हैं कोहिमा। और ये कोहिमा कहाँ पर है, हम बोलेंगे ये कोहिमा आपका नागालैंड में है। कोहिमा कहाँ पर है, नागालैंड के अंदर है। तो इसकी लोकेशन और इसकी लोकेशन अब हमें बतानी है। तो इसकी लोकेशन कितनी हो जाएगी, लिख लीजिए आप लोग, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ है, ठीक है। जैसे हमने इधर 0 डिग्री पे अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, इन द सेम वे एक और लाइन है जो अर्थ को एक हिस्से इधर यानी कि ईस्ट की तरफ डिवाइड कर देता है और एक हिस्सा इधर यानी कि वेस्ट की तरफ डिवाइड कर देता है। तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो इंडिया की लोकेशन नॉर्थ में है और सारी की सारी ईस्ट में है, तो इसीलिए हम इसका लोकेशन क्या लिख रहे हैं, 68.7 डिग्री ईस्ट। क्लियर है। उसके बाद हम इसकी लोकेशन दूसरी तरफ से कितना लिखेंगे, 97.25। दिस इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट
दिस इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ द कंट्री। अब हमने देखा कि इस तरफ से गुजरात से लेके कोहिमा तक जो हमारी डिस्टेंस है वो 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो इस हिसाब से जो हमारी इंडिया की टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ और टोटल ब्रेड्थ अगर आपको बतानी हो कितनी होगी, तो ये आपको याद होना चाहिए। जो हमारा कश्मीर से लेके, दिस पॉइंट इज कॉल्ड कश्मीर, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो टोटल डिस्टेंस है इंडिया की वो कितनी है? टोटल डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज 3214 किलोमीटर्स। ये किलोमीटर में है। 3214 किलोमीटर्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। आप देखिए कितनी लंबी लेंथ है फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। और अगर हम गुजरात से कोहिमा तक की डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखते हैं, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी आती है? 2933 किलोमीटर्स, यानी 2933 किलोमीटर्स जो है हमारी वो आती है आपकी गुजरात से लेकर कोहिमा तक। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ इंडिया। हम बोल सकते हैं कि जो इंडिया की लंबाई है फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द लेंथ फ्रॉम गुजरात टू द कोहिमा। ये बात क्लियर है कि इंडिया की जो लंबाई है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द जो ब्रेड्थ यानी चौड़ाई। एक और चीज़ हम इसमें अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इतना लंबा लेंथ होने के कारण जो इसकी टाइम में डिफरेंसेस हैं वो आते हैं। वो कैसे होता है हम देख लेते हैं। देखिए ये गुजरात है, हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं जी से, और ये नागालैंड है कोहिमा। इन दोनों के पॉइंट में डिफरेंसेस करीबन 2 आवर्स का होता है, यानी 2 घंटे का होता है। अगर कोई व्यक्ति नागालैंड में बैठा हुआ है तो वो हमसे यानी गुजरात में बैठे हुए व्यक्ति से 2 घंटे आगे चल रहा होता है। ठीक है, अगर मानिए यहाँ पे सुबह 8 बजे हुए हैं तो यहाँ पे कितना बज जाएगा? 6 बज जाएगा। वो हमसे 2 घंटा आगे चलेगा। ठीक है, सो टोटल टाइम डिफरेंसेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द दिस पॉइंट इज 2 आवर्स। 2 घंटे का डिफरेंस है। और इसी डिफरेंसेस को कम करने के लिए, इसी डिफरेंसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे कंट्री में देखिए आप यहाँ पे 2 घंटे, यहाँ पे 2 घंटे हैं, तो जो हमारे ऑफिस हैं, वर्किंग आवर्स हैं, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस वजह से हर देश क्या करता है, एक स्टैंडर्ड टाइम लेता है, एक स्टैंडर्ड टाइम मेजर करता है। उसको हम क्या बोलते हैं वो हम लिख लेते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको उसको हम बोलते हैं क्या, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है ये कहाँ से पास होता है वो देखिए। एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन, जो कि इस तरीके से कट करते हुए इंडिया को चली जाती है। यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर, और साथ ही कहीं कहीं दिया हुआ है नैनी। ये दोनों जगह इलाहाबाद, जो अब नाम बदल दिया गया है इलाहाबाद का, तो इसका नाम हम प्रयागराज रखते हैं, वहाँ पर है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारा टॉपिक है IST, और ये IST इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट्स पे है। इस लाइन की लोकेशन क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट्स, यहाँ से ये पास होती है। दिस इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। या यही वाला पॉइंट जो नैनी में है, इसी वाले पॉइंट को हम
एवरेज मान लेते हैं पूरे इंडिया का, और यही टाइम गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जितने भी सरकारी अस्पताल, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो इसको फॉलो करते हैं, और हम लोग भी इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। अगर कोई बोलता है कि इंडिया में इस समय 5 बजे हैं, तो वो इस लाइन को देख के बोल रहा है कि यहाँ पे 5 बज चुके हैं। ये बात क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से पास होती है, वो लाइन कहाँ से पास होती है, तो आपको ये नाम जो है याद रखना है। क्लियर है? सो दिस इज द पॉइंट। दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसको रफ कर देते हैं। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमने देखा कि किस तरीके से हमारी जो इंडिया है उसकी लोकेशन क्या है, उसका लंबाई कितना है, उसका चौड़ाई कितना है, वो अर्थ में कहाँ पर है, हमने बताया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, वो अर्थ पर कहाँ है ये हमने बता दिया है। अब थोड़ा सा एक डायग्राम दोबारा से हम इंडिया का बना लेते हैं और इसमें सब चीज़ें क्लियर करके चलते हैं। ठीक है? सो दिस इज इंडिया। यहाँ पे आपका आइलैंड्स है और यहाँ पे भी आपके छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड्स हैं। दिस आर कॉल्ड आइलैंड्स। सो इन आइलैंड्स का नाम क्या है? दीज आइलैंड्स आर कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। And these islands are called लक्षद्वीप आइलैंड्स। हमारे इंडिया में मेजर आइलैंड्स जो हैं वो यही 2 आइलैंड्स हैं। वैसे हमारे इंडिया में मोर देन 500 आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे टापू हैं, लेकिन हम 2 कैटेगरी को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो ये आपको दिख रहा है। ठीक है? सो दिस इज इंडिया। इसकी कोस्टल लाइन आपको पता होना चाहिए। कोस्टल लाइन अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है यहाँ पर आपका अरेबियन सी आता है। दिस इज अरेबियन सी एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल। ये 2 वाटर बॉडी हैं, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दिस इज वाटर बॉडी, यहाँ पे वाटर्स हैं ओनली। ठीक है? सो दिस इज अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे भी वाटर भरा हुआ है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंडियन ओशन। आप मैप को जरूर रिफर कीजिए, बिना मैप को आपको याद नहीं होगा। सो दिस इज अरेबियन सी। एक तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ इंडिया के क्या है? अरेबियन सी है, दूसरी तरफ नीचे की तरफ क्या है? इंडियन ओशन है, और तीसरी तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल है। तो इंडिया तीनों तरफ से घिरा हुआ किससे? वाटर बॉडीज से। सो ये जो लाइन है, दिस लाइन, ये लेंथ जो आती है इसको हम बोलते हैं कोस्टल लेंथ। मतलब वाटर बॉडी के साथ कितनी लंबी बाउंड्री है इंडिया की, कितना आपकी लेंथ शेयर कर रहा है। तो दिस इज मोर देन 15,000, 15,000 किलोमीटर से भी अधिक बाउंड्री जो है ये शेयर कर रहा है वाटर बॉडीज के साथ। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज मोर देन 15,000 किलोमीटर्स। सबसे बड़ा राज्य, ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज को कवर करता है, लेंथ को कवर करता है? तो दैट इज गुजरात। दिस पोर्शन कवर्स द मैक्सिमम लेंथ, दैट इज गुजरात। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो कोस्टल लाइन सबसे ज़्यादा टच करता है। ठीक है? तो एक ये हमने सीखा। दूसरा, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, इंडिया का मैप और एक्सटेंड करते हैं, तो हम देखते हैं
इसको भी मैं रैप कर देता हूँ। ओके, सो दिस इज टेम्परेरी मैप, हम अंडरस्टैंड करने के लिए बनाए हैं। दिस पॉइंट इधर आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर, ऊपर वाला हिस्सा। आप लोग सबसे पहला काम देखिए, इंडिया के स्टेट्स को याद करना स्टार्ट कर दीजिए, कौन सा स्टेट कहाँ पे पड़ता है। सो दिस इज हिमालयन सिस्टम। यहाँ पर क्या है, हिमालयन सिस्टम है, पूरा पर्वत से ढका हुआ है, हिमालयन माउंटेन सिस्टम इसको हम बोलते हैं। तो अगर हम इंडिया को ध्यान से देखें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब देखिए नॉर्थ में, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, दिस इज कॉल्ड वेस्ट इलाका, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरा क्या है आपका हिमालयन माउंटेन सिस्टम। नॉर्थ में क्या है, हिमालयन माउंटेन सिस्टम से इंडिया घिरा हुआ है उस तरफ से। उसके बाद हम आते हैं वेस्ट में क्या है, तो हम बोलेंगे वेस्ट में अरेबियन सी है, पानी से घिरा हुआ है। अगर हम बोलेंगे साउथ में क्या है, तो हम बोलेंगे इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, ये भी वाटर बॉडी है। अगर हम इधर पूछेंगे ईस्ट में क्या है, तो हम क्या बताएंगे कि ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, ये भी क्या है वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। सो दिस इज द टोटल जो हमें समझना चाहिए कि इंडिया का जो मैप है, जो नक्शा है, वो इस तरीके से स्टार्ट होता है, उसकी लोकेशन क्या है वो हमें समझना चाहिए। तो इसका जो हमारा एरिया है, अब हमने देख लिया कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। अब हमें पता होना चाहिए कि इसका एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना है इंडिया का। तो हम लिखेंगे 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। इतना एरिया है किसका, इंडिया का। आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या है, 1 मिलियन में 10 lakhs होते हैं, तो आप लगा लीजिए 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ आवर कंट्री, जो कि इसको बनाता है विश्व में 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश। कितने नंबर का, 7 नंबर पे आता है हमारा इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के आधार पे हमारा जो देश है वो पूरे विश्व में 7वें नंबर पे आता है। तो आपका ये काम है कि बताना है कि शुरू के 7 कौन कौन से हैं, शुरू के 6 कौन कौन से हैं। आपकी बुक में दिया हुआ है ये मैप, आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको लिख भी देता हूँ, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। टॉप 7 कंट्रीज एरिया वाइज, मतलब एरिया वाइज पहला है रशिया। दिस इज द मदर ऑफ ऑल कंट्री। सबसे बड़ी कंट्री अगर पूरे विश्व में है, जैसे आप लोगों ने जीके में पिछले क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा कि रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन आवर वर्ल्ड। तो रशिया नंबर 1 पर है। दूसरा कौन सा है, तो आप बताएंगे दूसरा इज यूएसए। सेकंड नंबर पे यूएसए नहीं आता। सेकंड नंबर पे जब आप बताएंगे तो सेकंड नंबर पे आप बताएंगे कनाडा। नंबर 3 पे आता है यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नंबर 4 पे कौन आता है, चाइना। चाइना नंबर 4 पे आता है। नंबर 5 पे कौन आता है, ब्राज़ील। नंबर 6 पे कौन आता है, आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। और नंबर 7 पे कौन आता है, तो आपको अभी मैंने बताया इंडिया। कितना एरिया है इंडिया का, 3.28 किलोमीटर स्क्वायर। दिस इज द टॉप 7 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पहले नंबर पे रशिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। आपको ये याद होना चाहिए कि इंडिया का टोटल एरिया कितना है, 3.28 किलोमीटर्स स्क्वायर। चलिए, थैंक यू फॉर टुडेज। कल हम फिर से इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको और अच्छे से इलैबोरेट करके अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इंडिया एंड द वर्ल्ड।